नमस्कार दोस्तों, SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर दिनेश सुमन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिनरी इन्फेक्शंस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पश्चात अधिकतर लोग यूरिनरी इन्फेक्शन से संबंधित तकलीफ़ें महसूस करते हैं और ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और उनकी हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती है। ये यूरिनरी इन्फेक्शंस आखिर क्या होते हैं, ये यूरिनरी इन्फेक्शंस क्यों होते हैं और इन्हें हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, आइए आज इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पश्चात लगभग 95% पेशेंट्स में किसी न किसी रूप में यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन की समस्या पाई जाती है। इसका कारण है हमारे ब्रेन से होकर गुजरने वाली नसें जो स्पाइनल कॉर्ड से होकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचती हैं। जब उसमें किसी भी तरह की कोई चोट, कोई बीमारी, कोई सूजन आती है तो ब्रेन से निकलकर जाने वाले सिग्नल्स हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों तक नहीं पहुंच पाते। उसी तरीके से हमारे यूरिनरी ब्लैडर के सिग्नल्स भी हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते। इसी कारण स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पश्चात पेशेंट्स को अपने ब्लैडर की फुलनेस का पता नहीं चलता। ब्लैडर के काम न करने की वजह से, ब्लैडर के पंपिंग एक्शन कमज़ोर होने की वजह से मरीज स्वयं से यूरिन नहीं पास कर सकते और वो यूरिन ब्लैडर में ही इकट्ठा रह जाता है। अगर उसे समय पर खाली न किया जाए तो वो यूरिनरी इन्फेक्शंस को जन्म देने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए नाइडस मीडियम बनता है। दोस्तों, जैसा कि आप समझते हैं कि यूरिन एक अच्छा कल्चर मीडियम है जिसको अगर एक जगह छोड़ दिया जाए तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। यूरिन अगर कहीं भी रहेगा तो उसके अंदर जो रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा अधिक पनपेंगे और यही बैक्टीरिया जब हमारे ब्लैडर की दीवारों को, जब हमारे यूरिनरी सिस्टम को और यूरिनरी सिस्टम से होकर ब्लड में जाकर सारे शरीर में फैलते हैं तो वो यूरिनरी इन्फेक्शंस और उसकी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। तो मित्रों, आइए बात करते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शंस आखिर क्यों होते हैं। सबसे बड़ा कारण है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद होने वाले ब्लैडर डिसफंक्शन से पैदा हुआ ब्लैडर का एबनॉर्मल बिहेवियर। ब्लैडर की पंपिंग पावर में बदलाव आने से अलग अलग लेवल की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ब्लैडर के बिहेवियर में अलग अलग तरह के परिवर्तन आते हैं। जिन पेशेंट्स में कमर के नीचे के हिस्से में चोट लगती है उन पेशेंट्स में एक खास तरह की ब्लैडर की व्यवस्था पाई जाती है जिसे लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी कहते हैं, जिसमें ब्लैडर के मसल्स ढीले होने की वजह से ब्लैडर यूरिन पंप नहीं कर सकता। यूरिन ब्लैडर में ही इकट्ठा रहने की वजह से इन्फेक्शंस को जन्म देता है। उसी तरीके से जिन पेशेंट्स में कमर के ऊपर वाले हिस्सों में चोट लगती है उन पेशेंट्स में ब्लैडर के अंदर एक एबनॉर्मल एक्टिविटी पैदा होती है जिसे डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी कहते हैं। यानी ब्लैडर का मसल झटके या कंपन महसूस करता है। जिस तरह से हाई कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स ये महसूस करते हैं कि उनके पैरों में झटके लगते हैं, पैरों में टाइटनेस आती है, उसी तरीके से उनके ब्लैडर के मसल्स में भी झटके लगते हैं, टाइटनेस आती है, ब्लैडर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लैडर के अंदर बढ़ा हुआ ये प्रेशर ब्लैडर की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, ब्लैडर की ब्लड सप्लाई को इफेक्ट करता है और इन्फेक्शंस के लिए एक स्थान बनाता है। तो दोस्तों, हर तरह के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हुए डिसफंक्शन के पश्चात अलग अलग कारणों से ब्लैडर इन्फेक्शंस को अट्रैक्ट करने की, इन्फेक्शंस को प्रमोट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए ब्लैडर की इस एबनॉर्मल एक्टिविटी को कंट्रोल करना और ब्लैडर को समय पर खाली करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आप समझ गए कि हमें सिर्फ दो चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पहला, हमें समय पर ब्लैडर को खाली करना है, चाहे आप CIC करते हैं या आप इनड्वेलिंग कैथेटर इस्तेमाल करते हैं। ब्लैडर को कभी भी ओवरफुल नहीं होने देना, जिसके कारण से ब्लैडर के अंदर बड़े प्रेशर से
कभी भी उसकी दीवारों को जो नुकसान पहुंचकर इन्फेक्शन होता है वो संभावना कम हो जाए। इसी तरह से ब्लैडर के अंदर होने वाली ओवर एक्टिविटी जो ब्लैडर के प्रेशर्स को बढ़ाती है, उसके लिए हमारे डॉक्टर जो हमें दवाइयाँ लिख कर देते हैं और उसके लिए जो ज़रूरी टेस्ट बताते हैं, जैसे यूरोडायनेमिक स्टडी, जिससे हमें पता चलता है कि ब्लैडर के प्रेशर्स अधिक नहीं हैं, ये दवाइयाँ समय पर लेते रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ब्लैडर को समय से खाली करेंगे, अगर हम सफाई हाइजीन का ध्यान रखेंगे और ब्लैडर को रिलैक्स करने वाली दवाइयाँ समय पर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन छोटी छोटी और बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। हमारे बहुत से मित्र अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के ऑपरेशन के पश्चात जब मैं हॉस्पिटल से गया तो मुझे किसी ने यूरिन या स्टूल के कंट्रोल के या उससे संबंधित होने वाले परिणामों के बारे में नहीं बताया। दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारे देश में बहुत अच्छे स्पाइन सेंटर्स होने के पश्चात भी ज़्यादातर पेशेंट्स जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो उन्हें यूरोलॉजिकल अवेयरनेस, गाइडेंस और वो सलाह नहीं मिलती, जिसके कारण अज्ञानता से, जानकारी के अभाव में पेशेंट्स घर पहुंचकर बहुत ही निहत्था महसूस करते हैं। साधारणतः लोकल डॉक्टर्स एक्सपीरियंस न होने की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी न होने की वजह से उसके इलाज में अनमने से या आधे अधूरे से इलाज करने में मदद करते हैं, और इस कारण से हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मित्र अक्सर अपनी तकलीफ़ों से जूझते रहते हैं। दोस्तों, इस बात के लिए ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने स्पाइन सेंटर से डिस्चार्ज होने से पहले अपने डॉक्टर से आपको और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, शरीर के किन किन ऑर्गन सिस्टम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, यूरिनरी और बाउल संबंधित तकलीफ़ों के लिए किन से मिलना चाहिए, किस तरह का इलाज करना चाहिए, कैसे रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, इस बारे में जानकारी ज़रूर लें। और मेरी सभी स्पाइन सेंटर से भी यही प्रार्थना है कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हों, उससे पहले सभी पेशेंट्स को उनके यूरिनरी प्रॉब्लम्स और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और फॉलोअप की ज़रूरत के बारे में ज़रूर समझाना चाहिए। ये करना न सिर्फ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि उनकी सेहत और उनके जीवन के लिए भी अति आवश्यक है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे बहुत से मित्र CIC घर जाकर स्वयं करना छोड़ देते हैं। जब आप CIC करना छोड़ देते हैं तो आप अपने ब्लैडर की खराबी को, ब्लैडर की कमजोरियों को उभरने का मौका देते हैं, जिस कारण से ब्लैडर के अंदर यूरिन रुका रहता है, ब्लैडर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और वो यूरिन को और यूरिन के अंदर डेवलप होने वाले बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए सक्षम हो जाता है। तब आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस अधिक फ्रीक्वेंटली बार बार होते हैं, ज़्यादा सीवियर यानी तेज़ होते हैं, और ये आपके शरीर और सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आपको CIC करने की सलाह दी जाए तो घर जाकर स्वयं CIC करना न छोड़ें, डॉक्टर की फॉलोअप में रहें। यूरोडायनेमिक स्टडी करके जब आपके डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके ब्लैडर की फंक्शनल रिकवरी सही वापस आ गई है, तभी वो आपको CIC बंद करने के लिए सलाह देंगे। दोस्तों, हमारे बहुत से मित्र घर जाकर ब्लैडर को रिलैक्स करने वाली दवाइयाँ अलग अलग कारणों से छोड़ देते हैं। हमारे बहुत से मित्र ये कहते हैं कि दवाइयाँ मैंने तो 2 महीना ले ली, 3 महीना ले ली, अब कब तक लूँगा, इसीलिए मैंने छोड़ दी। बहुत से हमारे मित्र दवाइयाँ न मिलने की वजह से छोड़ देते हैं। बहुत से हमारे मित्र दवाइयाँ लेने के पश्चात उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के कारण ये दवाइयाँ लेनी छोड़ देते हैं। कई लोग धन के अभाव में या आर्थिक कारणों से भी दवाइयाँ लेनी छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपकी इन सब कारणों का आदर करता हूँ, लेकिन आपको एक बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ कि जब आपको दवाइयों से संबंधित इन सभी कारणों में से कोई भी कारण महसूस होता है तो आप दवाइयाँ छोड़ने का निष्कर्ष स्वयं न लें। आप अपने डॉक्टर से ये प्रॉब्लम खुलकर बताएं। अगर आपको दवाई से संबंधित कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर उन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के तरीके आपको बताएंगे। अगर साइड इफ़ेक्ट सीवियर हैं तो वो आपकी दवाइयाँ बदल देंगे। अगर दवाइयाँ ज़्यादा डोज में हैं तो उनकी डोज एडजस्ट कर देंगे। अगर आप दवाई अपने आप लेनी छोड़ देंगे तो ये बात आपकी सेहत और आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। दोस्तों, जो लोग किसी भी कारण से महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। आजकल
बहुत सी दवाइयों के जेनेरिक वर्जन्स हैं जो कि साधारण दवाइयों से 50 से 70% कॉस्ट पर भी अवेलेबल होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जिन दोस्तों को इस बात का एहसास होता है कि हमने 3 या 6 महीने दवा ले ली, अब हमें नहीं लेनी चाहिए, तो उन्हें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से संबंधित जो ब्लैडर डिस्फंक्शन है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन की मैनिफेस्टेशन है, यानी नर्व्स में होने वाले प्रभाव का एक बाहरी असर है। ये बहुत लंबे समय तक रहने की संभावना होती है और जब तक ये स्टेबल नहीं होता, अगर आप दवाई लेने छोड़ेंगे तो आपका ब्लैडर दोबारा से ओवर एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण से हाई प्रेशर इंड्यूस्ड इंजरी ना आपके ब्लैडर को बल्कि आगे चल के आपकी किडनीज को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार होना सिर्फ एक खतरा है, सिर्फ एक इशारा है इस बात की तरफ कि आपका ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा। जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसीलिए आपको अपनी केयर के लिए और अधिक सावधान होने की ज़रूरत है। कई बार कुछ दवाइयाँ लेने के बावजूद, CIC समय से करने के बावजूद भी अगर आपको इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपका यूरोडायनेमिक्स देख के असेस करेंगे कि आपके ब्लैडर के डायनेमिक्स समय के साथ साथ बदल तो नहीं गए, कहीं अभी भी उनमें पुरानी दवाइयों से होने वाले असर ख़त्म तो नहीं हो गए। ऐसी कंडीशन में कुछ दवाइयों को डोज बढ़ाने से, कुछ दवाइयाँ ऐड करने से या नए तरीके के इलाज सजेस्ट करने से जैसे ही ब्लैडर के प्रेशर ठीक होंगे आपकी इन्फेक्शंस की तकलीफ अपने आप ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों, आप बार बार होने वाले इन्फेक्शंस को एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशन, एक इशारे के रूप में लें, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपका यूरिनरी सिस्टम अभी इम्बैलेंस्ड है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से मित्र अक्सर पानी पीने की मात्रा के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। पानी कितना पिया जाए? अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो भी आपके यूरिनरी सिस्टम की एडिक्वेट फ्लशिंग नहीं होती। यूरिन के साथ निकलने वाले सॉल्यूट्स अक्सर सही तरीके से नहीं निकल पाते। यूरिन गाढ़ा और गंदला आता है जो कि इन्फेक्शंस को प्रमोट करता है। इसके अतिरिक्त एसिडिक यूरिन जलन, दर्द या लोकल इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन भी पैदा कर सकता है। इसीलिए पानी की सही मात्रा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी बहुत अधिक पीना भी आपके हित में नहीं है। अगर आप साधारणतया देखें तो एक आम आदमी लगभग 2 से 2.5 लीटर तरल पदार्थ रोज़ के इस्तेमाल करता है। यानी अगर आप 16 घंटे जागते हैं तो अंदाज़ा मान के चलिए कि आप 150 से 200 ml प्रति घंटा के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो आपका पूरे दिन में, यानी एक दिन सुबह 9 से लेके अगले दिन सुबह 9 बजे तक 24 घंटे में लिक्विड्स का इंटेक 2 से 2.5 लीटर हो जाता है। एक साथ कभी भी बहुत अधिक तरल पदार्थ न लें। हमारे देश में एक बहुत कॉमन पद्धति है और अलग अलग पद्धतियों के अनुसार बहुत से लोग सुबह उठकर 500 ml, 700 ml, 1 लीटर इकट्ठा पानी पीते हैं। उनका कारण ये है कि वो अपने पेट को साफ करने के लिए, अपने शौच को सही लाने के लिए और अपने बाउल मैनेजमेंट के लिए इतने अधिक जल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बाउल मैनेजमेंट के लिए जल अधिक लेना आपके लिए सही बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक बात समझें कि क्या उस बाउल को मैनेज करने के कुछ और तरीके हैं जो आप इख्तियार कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत अधिक पानी लेकर एक सिस्टम को तो ठीक कर रहे हैं लेकिन साथ साथ यूरिनरी सिस्टम के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको सलाह ये है कि आप अपने स्टूल को सॉफ्ट रखने के लिए स्टूल सॉफ्टनर्स या लैक्सेटिव्स जैसी दवाइयाँ होती हैं जो आप रात को सोते समय लें, उससे आपका स्टूल सॉफ्ट होकर आपकी बड़ी आंत से होकर गुदा द्वार तक पहुँचेगा। इसके साथ साथ कुछ सपोजिटरीज होती हैं जो कि आपके गुदा द्वार के रास्ते को नरम करके ढीला करती हैं, जैसे डल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी है, डल्कोलेक्स सपोजिटरी है, ग्लिसरीन सपोजिटरी है। ये आप गुदा द्वार में रखकर कुछ समय तक लेटे रहें और उसके पश्चात जब आप कमोड पे बैठ के स्टूल पास करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि स्टूल काफ़ी अच्छे तरीके से और आराम से निकलता है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना ज़रूरी है आपको कि आपके बाउल स्लो है। चोट लगने के पश्चात हमारी आंतों के मसल्स भी ढीले पड़ जाते हैं। नसों में करंट या सिग्नल्स कम आने की वजह से आंतों के मसल्स भी उतनी फुर्ती से, उतनी तेज़ी से काम नहीं करते जैसे पहले करते थे। तो इस कारण से आपकी आंतें
साधारण अवस्था के मुकाबले 3 से 4 गुना ढीली हो जाती हैं। तो इस कारण से जब आप कमोड पर बैठें तो कोशिश करें कि आप उस समय अधिक समय लगाएं। लगभग 20 से 30 मिनट ज़रूर आप कमोड पर बैठें। इसके अलावा अगर आपको स्टूल पास करने में फिर भी कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। वो आपको कुछ ऐसे स्पेशल दवाइयां हैं देंगे जो कि आपके स्टूल को और नरम करने में मदद करेंगी। अगर आपका स्टूल बहुत हार्ड होकर अंदर जम गया है तो उस केसेस में कुछ खास तरह के एनीमा हैं, मेडिकल एनीमास, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, जो डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। हालांकि हमारे देश में अभी टोटल एनल इरिगेशन की इक्विपमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे जो दोस्त बाहर से ये इक्विपमेंट मंगा सकते हैं वो टोटल एनल इरिगेशन यानी सेलाइन के द्वारा एक स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए अपने बाउल को मैनेज करने के लिए तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत कुछ केसेस में पड़ती है। जो लोग साधारण तरीकों से, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अपनी बाउल को अगर सही तरीके से नहीं मैनेज कर सकते और 3 से 5 दिन तक उनको स्टूल अगर नहीं आता तो उस केस में वो टोटल एनल इरिगेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पाया कि पानी पीने की मात्रा का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। बहुत कम पीने से आपके यूरिन और मल के लिए भी नुकसान होगा। बहुत अधिक पीने से आपके यूरिनरी ब्लैडर जल्दी फुल हो जाएगा, बार बार फुल हो जाएगा, यूरिन अक्सर लीक करता रहेगा। ब्लैडर ओवरफुल होने से, प्रेशर बढ़ने से आपको इन्फेक्शंस और किडनीज की प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो आप अपना ज़रूर ध्यान रखें कि CIC करते हुए, मेरे जो भी मित्र CIC करते हैं वो अपनी इनटेक को 2 से 2.5 लीटर के बीच में रखें, और हमारे जो भी मित्र इनड्वेलिंग कैथेटर यानी फोलीज कैथेटर या सुपराप्यूबिक कैथेटर पर हैं वो अपनी इनटेक को अंदाजन 3 लीटर के आसपास रखें। मित्रों, बहुत अधिक पानी पीने से भी आपके शरीर के अंदर के जो नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कमजोरी महसूस होती है। इसके अतिरिक्त हमारे जो दोस्त CIC करते हैं उनके लिए सफाई का, हाइजीन का, कैथेटर और अपने प्राइवेट पार्ट्स की लिंग की सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे दोस्तों के लिए एक सलाह है कि ज़्यादातर हो सके तो आप डिस्पोजेबल वन टाइम यूज़ कैथेटर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपका काम सरल हो जाता है। आपको कैथेटर को साफ करने, संभालने और अच्छे तरीके से रखने की जो ज़रूरत है वो नहीं महसूस होती, और कैथेटर के बार बार रीयूज़ करने से जो पॉसिबल इन्फेक्शंस हो सकते हैं आप उससे भी बचे रहते हैं। आजकल हमारे देश में भी जो वन टाइम यूज़ कैथेटर्स हैं, अगर आप बल्क में थोक के भाव से अच्छी जगह से खरीदते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते मिलते हैं। अगर आप रिटेल में लेते हैं तो उनका MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस बहुत अधिक होता है। तो चूंकि आपने इस तरह के कैथेटर लंबे समय तक इस्तेमाल करने हैं तो आप अपने आसपास के डीलर से बात करें और कहीं से बल्क में सप्लाई लें, कंपनी से डायरेक्ट बल्क में सप्लाई लें, ताकि आपको वो सस्ते पड़े और सिर्फ आर्थिक कारणों से आपको कैथेटर रीयूज़ करने की जो ज़रूरत है वो कम हो जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जो भी दोस्त कैथेटर को रीयूज़ करते हैं वो भी सही है। ऐसा आप माने कि WHO ने पूरी दुनिया में पेशेंट्स के CIC करने के ट्रेंड को देखा, और आज भी साइंस में जितने भी सर्वे, स्टडीज़ और रिसर्च हुई है उसमें इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिंगल टाइम जो हम कैथेटर यूज़ करते हैं और जो कैथेटर रीयूज़ करते हैं उनमें किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने की जो संभावना है उसमें कोई बहुत अधिक अंतर है। नहीं दोस्तों, कैथेटर आप समय से इस्तेमाल करें। कैथेटर आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कितनी सफाई, हाइजीन और जेंटली इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस कितना फ्रीक्वेंटली और किस तरीके के होते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, कैथेटर समय से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने CIC को समय पर नहीं करेंगे तो आप अपने ब्लैडर को ओवरफुल होने का और ब्लैडर के अंदर के प्रेशर को बढ़ने का मौका दे रहे हैं। अगर आप CIC करते हुए सफाई, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोते हैं, प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे तरीके से साफ करते हैं और उसके पश्चात आप ध्यान से कैथेटर को जेली लगाकर, एडिक्वेट जेली लिंग और यूरिन के रास्ते में डाल के बहुत जेंटली, सॉफ्टली इंसर्ट करते हैं ताकि यूरिनरी पैसेज में किसी तरह की चोट न लगे,
कैथेटर डालने से पहले ध्यान रखते हैं कि कैथेटर आसपास के किसी हिस्से से कहीं टच ना हो, कहीं से कंटैमिनेट ना हो। तो ऐसी कंडीशन में मुझे उम्मीद है कि आपके केस में सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन होने के आसार बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी बैक्टीरिया हमारे यूरिन के रास्ते से हमारे ब्लैडर में CIC के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं वो कुछ समय तक रहते हैं। इस बैक्टीरिया को यूरिन में ग्रो करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। बैक्टीरियल कॉलोनी को मल्टीप्लाई करके डबलिंग टाइम के हिसाब से एक समय चाहिए होता है जब वो इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में सही नंबर में ग्रो कर सके। लेकिन अगर आप 3 से 4 घंटे के बाद CIC करके जो पिछले CIC के समय बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हुए थे आप उन्हें निकाल देते हैं तो उन्हें वो बीमारी करने का मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए ध्यान रखें, CIC को समय पर करें। 4 की बजाय 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पे CIC जब आप करते हैं तो आप बैक्टीरिया को शरीर में ही पड़े रहने का मौका देते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर मल्टीप्लाई करके इतने नंबर्स में बढ़ जाते हैं कि वहाँ से वो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें कि CIC को सफाई से करें, हाइजीन, सफाई, क्लीनलीनेस का ध्यान रखें और CIC को समय पर करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें एक बहुत छोटी चीज़ का ध्यान और रखना है कि यूरिन में जो सफ़ेद पदार्थ CIC के एंड में निकलता है, जो कैथेटर के साथ कचरा गंद निकलता है, क्या वो हमेशा यूरिनरी इन्फेक्शन का ही लक्षण होता है? नहीं मित्रों, हमारे शरीर में किडनीज हमारे शरीर को ब्लड को फिल्टर करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें यूरिन के जरिए निकालती है। वो आमतौर से यूरिन में घुली मात्रा में, घुली अवस्था में निकलते हैं, लेकिन कई कारणों से अगर वो यूरिन में बैठते हैं, यूरिन में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जैसे चीनी अगर हम पानी में डालकर घोलें तो जो अधिक चीनी होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है। उसी तरीके से सॉल्यूट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कई बार यूरिन में नीचे बैठ जाते हैं। इसके अलावा कैथेटर के द्वारा होने वाली इरिटेशन की वजह से यूरिनरी पैसेज से निकलने वाली कुछ सीक्रीशंस भी इसके साथ मिल जाती हैं। ये सब चीज़ें मिलके वो सफ़ेदी और वो डिस्चार्ज का रूप लेती हैं जो कैथेटर में निकलता हुआ हमें दिखता है। इस तरह से निकलने वाला डिस्चार्ज हमेशा यूरिनरी इन्फेक्शन का लक्षण नहीं होता, लेकिन हमें इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना है। अगर यूरिन बहुत क्लाउडी है तो सबसे पहले आप पानी पीने की मात्रा थोड़ा बढ़ाएं ताकि उस जल में डिज़ोल्व होकर वो सिस्टम फ्लश हो सके। अगर उसके बावजूद भी इस तरह का डिस्चार्ज परसिस्ट करता है, यूरिन क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग रहता है और इसके साथ साथ आप कुछ अन्य लक्षण भी महसूस करते हैं, जैसे कि आपने CIC करने के बीच में नोट किया कि यूरिन फ्रीक्वेंटली लीक करता है। आपने नोट किया कि यूरिन के साथ रेड कलर टिंज आता है, यानी ब्लड जैसी लाली नज़र आती है। आपने महसूस किया कि ब्लैडर के हिस्से में, नाभि के नीचे पेट में दुखन या दर्द महसूस होता है। आपको कमर के ऊपरी हिस्से में जहाँ किडनी लोकेटेड होती है, पेट के ऊपरी हिस्से में और उसके पीछे वाले कमर के हिस्से में दर्द महसूस होता है, जो कि किडनी में इन्फेक्शन या सूजन का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ आपने नोट किया कि आपको फीवरिश फील होता है, बॉडी एक्स है, तेज़ ठंड लग के बुखार आया है। अगर बुखार 100 या 100 से अधिक है, अगर आपको जनरल सेंस ऑफ नॉट बीइंग वेल, ठीक न होने का एहसास महसूस होता है, और बहुत से बच्चों में भूख न लगना, उल्टी आना, पेट में दर्द महसूस होना और कई बार बड़ी उम्र के लोगों में बेहोशी छाना, ये सब भी लक्षण हो सकते हैं पॉसिबल यूरिनरी इन्फेक्शंस के। तो मित्रों, यूरिनरी इन्फेक्शन एक सिग्निफिकेंट तकलीफ है, हमें इसको ध्यान से पहचानना है। हर लक्षण यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन यूरिनरी इन्फेक्शंस को हमें इग्नोर भी नहीं करना है। अगर यूरिनरी इन्फेक्शंस नहीं है तो हमें उसे ओवर ट्रीट नहीं करना, लेकिन यूरिनरी इन्फेक्शन है तो उसे सही समय पर पहचान कर
सही ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बढ़कर वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। यूरिनरी इन्फेक्शंस पहचानने के लिए हम इन लक्षणों के आधार पर जब शंकित होते हैं, जब हमें इस बात का शक पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। उसके पश्चात हमारे डॉक्टर हमसे सिम्टम्स पूछकर हमें कोई यूरिन टेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं। वो यूरिन टेस्ट हैं ये: यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसे यूरिन आरएम कहा जाता है। इस यूरिन एग्जामिनेशन में आपके यूरिन में आने वाली WBCs अर्थात पस सेल्स, RBCs, कास, बैक्टीरिया और कुछ अलग से आने वाले पदार्थ जैसे ब्लड भी होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ केमिकल टेस्ट जैसे नाइट्राइट पॉजिटिविटी और ल्यूकोसिटिक एस्टरेज एक एंजाइम होता है, उसके लिए भी टेस्ट किया जाता है। तो इस यूरिन रूटीन से हमें क्या पता चलता है? यूरिन रूटीन में हमारे सभी मित्र जानते हैं कि हम पस सेल्स देखते हैं, तो इसीलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे दोस्त डॉक्टर से पूछकर करने की बजाय रेगुलर बेस पे हर हफ्ते, हर 15 दिन में यूरिन रूटीन टेस्ट कराते हैं। बहुत ही सरल, सिंपल और सस्ता टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल है। और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें हम नंबर ऑफ पस सेल्स देखकर घबराते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट यूरिनरी इन्फेक्शन है और तुरंत ही डॉक्टर को एंटीबायोटिक देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। हमें हमारी बातों को समझते हुए ज़्यादातर डॉक्टर्स हमें तुरंत ही कोई ना कोई एंटीबायोटिक देते हैं कि कहीं ये तकलीफ बढ़ ना जाए। ये तरीका सही नहीं है दोस्तों। ध्यान से समझें कि यूरिन रूटीन में निकलने वाली WBCs यानी पस सेल्स वास्तव में वो पस नहीं है जिसे आप इन्फेक्शन समझते हैं। ये WBCs हमारे शरीर से नॉर्मली यूरिन के रास्ते निकलती हैं। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली ब्लड की कुछ सेल्स हैं जो कि फॉल्टली फिल्टर होकर हमारे यूरिन के रास्ते निकलती हैं। तो ये पस सेल्स कुछ केसेस में CIC की वजह से, पड़े हुए इंडवेलिंग कैथेटर की वजह से भी आ सकती हैं। कैथेटर की इरिटेशन की वजह से यूरिन के रास्ते में इन्फ्लेमेटरी WBCs या पस सेल्स नज़र आ सकती हैं। ये इन्फेक्शन की निशानी नहीं होती, इसके लिए किसी भी तरह की एंटीबायोटिक नहीं ज़रूरी होती। तो मेरी सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यूरिन में रूटीन कराते हैं, रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में 10 पस सेल हैं, अगले हफ्ते किया 50 पस सेल हैं, उससे 3 दिन बाद किया 100 पस सेल हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इन चक्करों में न पड़े। यूरिन में पाई जाने वाली पस सेल्स अपने आप में इन्फेक्शन की निशानी नहीं होती हैं। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन वो सिम्टम्स होते हैं जो आप महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्फेक्शन किस कारण से होता है? इन्फेक्शन वो बैक्टीरिया होता है जो यूरिन कल्चर टेस्ट में निकलता है। तो आपको कौन सा टेस्ट कराना है? जो भी स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स जिनको न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिसफंक्शन है, उन्हें यूरिन कल्चर टेस्ट कराना है। यूरिन कल्चर टेस्ट आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। ये एक महंगा टेस्ट है, इसे सैंपल कलेक्ट करने का तरीका बड़ा स्पेशल है और इसकी रिपोर्ट आने में भी 2 से 3 दिन का समय लगता है। यूरिन कल्चर टेस्ट क्या बताता है? यूरिन कल्चर टेस्ट वो बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिजम्स बताता है जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, और उससे संबंधित जो एंटीबायोटिक्स टेस्ट करते हैं ये बताती हैं कि इस बैक्टीरिया की स्पीशीज के लिए ये एंटीबायोटिक्स इन विट्रो टेस्ट में ये पता लगा है कि ये कामयाब होने की यानी असरदार होने की संभावना है, और इन एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट या काम न करने की संभावना है, ताकि आपके डॉक्टर को आपके लिए सही एंटीबायोटिक चूज करने में मदद मिले। दोस्तों, यूरिन कल्चर टेस्ट तभी करना है जब आपको यूरिनरी सिम्टम्स हों। आम तौर से रेगुलर बेस पे रूटीनली आपको यूरिन कल्चर टेस्ट नहीं करना है। मित्रों, जब यूरिन में कल्चर में बैक्टीरिया नजर आता है तो उसे आपके सिम्टम्स से मिलान करके देखा जाता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन फिर भी आपके यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया है तो इसे एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया कहते हैं, यानी बिना सिम्टम्स, बिना तकलीफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया की पहचान। अब बैक्टीरिया
शरीर के हर हिस्से में मौजूद होते हैं, लेकिन ये हमेशा बीमारी नहीं करते। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में हमारे मित्र के रूप में एक कमेंसल की फॉर्म में रहते हैं। हमारा शरीर और बैक्टीरिया के बीच का एक पैक्ट है, एक बैलेंस है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। साधारण कंडीशंस में वो बैक्टीरिया आपको इस समय तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो आपको इस समय पे किसी भी तरह के एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पेशेंट स्वस्थ हैं उन्हें किसी भी तरह की यूरिनरी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, यूरिन साफ आ रहा है, यूरिन में किसी तरह की लीकेज नहीं है, CIC समय पे हो रही है, और आपको किसी भी तरह का बुखार, कोई तकलीफ, पेट में दर्द, जलन या किडनी के हिस्से में तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूरिन कल्चर में ई कोलाई, यूरिन कल्चर में प्रोटियस या क्लेब्सियला आ रहे हैं और हर बार नया नया बैक्टीरिया आ रहा है, तो भी आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को बताएं, आपके डॉक्टर आपको इस बारे में आश्वस्त करेंगे कि ये साधारणतया होने वाली एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया कंडीशन है, जिसके लिए अननेसेसरीली आपने एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। दोस्तों, एंटीबायोटिक एक दुधारी तलवार होती है। एक तरफ ये आपके बैक्टीरिया से आपको बचाती है, लेकिन दूसरी तरफ शरीर में बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स और बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा करती है। हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि थोड़ा सा बुखार होते ही पहले दिन ही बिना कल्चर की रिपोर्ट वेट किए, बिना डॉक्टर से सलाह किए, ज़्यादातर लोग खुद एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। नहीं मित्रों, जब भी आपको किसी तरह का कोई बुखार होता है तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ये समझें कि होने वाला हर बुखार यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। यूरिनरी इन्फेक्शन के अलावा बुखार होने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। आमतौर से नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम के साथ होने वाला बुखार रेस्पिरेटरी यानी कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्वाड्रिप्लेजिक्स में चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। बहुत से बेड रिडन पेशेंट्स में बेड सोर और उसके साथ होने वाले इन्फेक्शंस, पैरों में खून जमने की वजह से डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, इस तरह के इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होते हैं। इन कारणों से भी बुखार आ सकता है। इसके अतिरिक्त अभी हम पीछे कोविड से निकले हैं, कोविड भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रीज़न था उस ज़माने में। इसके साथ साथ पेशेंट्स को नाखून में होने वाले छोटे इन्फेक्शन, डायबिटिक पेशेंट्स में पैर में कोई अल्सर के साथ होने वाला इन्फेक्शन, बहुत से पेशेंट्स में दांत में होने वाले इन्फेक्शन, दांत में पड़ने वाला कोई एब्सेस फॉर्मेशन, और भी बहुत से कारण हैं। ये सब आपके डॉक्टर फिजिकल जांच पड़ताल के बाद, डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद देखते हैं। हर बुखार के बाद यूरिन रूटीन करा के उसमें पस सेल्स देखकर एंटीबायोटिक शुरू करने से आप अपने लिए रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की फौज तैयार कर रहे हैं, जो आगे चल के आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, और आपको ही नहीं पूरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए मेरी सभी पेशेंट से, सभी जनरल प्रैक्टिशनर से, सभी फिजिशियंस और फिजियाट्रिस्ट से रिक्वेस्ट है कि पेशेंट्स की क्लिनिकल कंडीशन को ध्यान से देखें, नॉन यूरिनरी कॉजेज़ को रूल आउट करें। अगर यूरिनरी इन्फेक्शन लगता है तो यूरिनरी इन्फेक्शन को उसकी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियरिटी के हिसाब से मैनेज करें। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो आप प्रिजम्पटिव एंटीबायोटिक शुरू करें और 2 दिन के बाद कल्चर आने पर कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक दें। अगर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन है तो जनरली आप एंटीबायोटिक्स अवॉइड करें या माइल्ड एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल करें, ताकि उससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कम से कम डेवलप हो या न डेवलप हो। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि हर फीवर यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं है, हर पस्सेल यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं है, यूरिन में कल्चर में आने वाला हर बैक्टीरिया यूरिन इन्फेक्शन नहीं है। ये डिसीजन आपकी टोटल क्लिनिकल कंडीशन और रिपोर्ट्स को मिलाकर लिया जाता है, और इसके लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत उचित है। आप एक टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक टेम्परेरी रिलीफ के लिए आने वाले समय में अपने लिए बहुत बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की तकलीफ न पैदा करें, तो ये आपके लिए उचित रहेगा। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से मित्र जो CIC करते हैं, वो CIC के लिए जो कैथेटर रीयूज़ करते हैं, उसे साफ करने के तरीके में, उसे संभाल के रखने के तरीकों में भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। जैसे आप कैथेटर को किससे साफ करते हैं? दोस्तों, WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार और जैक लैपिडस ने जब शुरू किया था क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन मिड 70s में, उसके अनुसार क्लीन कैथेटर जिसे आप सोप एंड वाटर से अच्छे तरीके से अंदर और बाहर से साफ करते हैं,
इतना ही पर्याप्त है। अच्छी तरीके से साबुन से बाहर से साफ करें। एक सिरिंज लेके पिचकारी की तरह से लिक्विड सोप को और पानी को कैथेटर के अंदर से फ्लश करें ताकि अंदर लगे रहने वाली जेली सीक्रीशंस भी पूरी तरह से साफ हो जाएं। बहुत से केसेस में पतले ब्रश मिलते हैं जो कि आप कैथेटर के अंदर से भी साफ कर सकते हैं। इसके बाद कैथेटर को रनिंग वाटर में अच्छे तरीके से रिंस करें, झड़क लें और पानी निकाल के उसे एक साफ सूती कपड़े के बैग में रखें। दोस्तों, मेरे जो दोस्त प्लास्टिक के डब्बों में, डबल रोटी के डब्बे में या किसी भी तरह के पॉलीथीन में जो कैथेटर डाल के रखते हैं, ये उचित नहीं है। ये सब चीज़ें पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। कैथेटर पे लगे रहने वाला जो भी पानी है, कैथेटर के अंदर रहने वाला जो भी पानी है, वो अगर अगले 4 से 6-8 घंटे उसमें पड़ा रहेगा तो वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनवाइट करेगा, प्रमोट करेगा। तो इसीलिए कैथेटर को झड़क कर एक साफ सूती कपड़े के बैग में रखें। आप पतले बैग बनाएं जो कि इस तरह से हो कि जिनमें कैथेटर जाए और सीधा खड़ा रहे, और इस बैग के साथ एक छोटा सा हुक लगाएं ताकि उसे हैंगिंग अवस्था में, लटकती अवस्था में रखें। लटकती अवस्था में रखने से ग्रेविटी के साथ साथ जो थोड़ा बहुत जल कैथेटर की बाहरी या अंदरूनी हिस्से पर लगा हुआ है वो अपने आप नीचे निकल जाएगा और सूती कपड़ा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। हवा के साथ धीरे धीरे वो सूख जाएगा। चूँकि वो कैथेटर बैग के अंदर है, हवा में रहने वाली धूल मिट्टी और आसपास की कोई भी चीज़ उसे प्रभावित नहीं करेगी। तो दोस्तों, अपने कैथेटर्स को आप प्लास्टिक के डब्बे, पॉलीथीन या बैग में न रखें। इसे सूती कपड़े के बैग में, सूती कपड़े के साफ एक खोल में रखें और टंगी हुई अवस्था में रखें, ऐसी जगह जहां उसे सही हवा मिलती रहे ताकि वो अच्छे तरीके से सूख सके। हमारे बहुत से मित्र थोड़ा सा और सावधानी के लिए कई बार बॉइल्ड वाटर को एक साफ बर्तन में लेके कैथेटर को वॉश करने के बाद उसमें भी डालते हैं। ऐसा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका समय और आपकी अवस्था इस बात को अलाउ करती है तो आप उसे बॉइल्ड वाटर में भी कुछ समय के लिए डाल सकते हैं, लेकिन पानी में डालकर उसे आग पर खौलाना नहीं है। ये कैथेटर का मटेरियल पीवीसी का होता है जो कि बहुत ही गर्म पानी में बहुत देर तक पड़ा रहने से नरम और गलगला सा हो जाता है। इससे आपको अगली बार कैथेटर डालने में दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से बहुत से हमारे मित्र माइक्रोवेव करते हैं। माइक्रोवेव करने से कैथेटर की जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी पर फर्क पड़ता है और ये कई केसेस में बहुत नरम या कई केसेस में बहुत स्टिफ या सख्त भी हो सकता है। और इस तरीके से सख्त कैथेटर जब हम डालते हैं तो वो कई बार ब्रिटल भी हो जाता है और बार बार इस्तेमाल करने से कई बार वो अंदर जाकर टूट भी सकता है। हमारे बहुत से मित्र कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे डेटॉल, सेवलॉन, बीटाडीन, अल्कोहल, सैनिटाइज़र। मित्रों, इस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करना सही है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद इन्हें प्रॉपरली वॉश करना और कैथेटर से हटाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके से लगा हुआ डेटॉल, किसी भी तरीके से कैथेटर के ऊपर लगा हुआ सेवलॉन आपके शरीर के अंदर जाकर इरिटेशन पैदा कर सकता है। हमारे बहुत से मित्रों को सेवलॉन से एलर्जी होती है तो उन्हें सेवलॉन से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कई पेशेंट्स में बीटाडीन से एलर्जी होती है तो उन्हें बीटाडीन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। बहुत से तरीके हैं जिन्हें आपने अपनी समझदारी से, अपनी ज़रूरत से, अपनी अवस्था के हिसाब से, आपके पास किस तरह की व्यवस्था है उसके हिसाब से आपने इन चीज़ों को मैनेज करना सीखना है और धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें ट्राई करके जो तरीका आपको ठीक लगे, सरल लगे, आपके लिए सेफ हो, आपको उस तरीके को फॉलो करना है। याद रखें दोस्तों, इसका कोई एक सिंगल ऐसा तरीका नहीं है जो सबके लिए काम आएगा। अगर आप डिस्पोजेबल वन टाइम यूज़ कैथेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो रीयूज़ कैथेटर करना भी आपके लिए सही है, लेकिन उसके लिए सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ जिसे पेरिनियल केयर कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। हमारे गुदा के रास्ते के चारों तरफ
जो स्टूल लगा रहता है, स्टूल से निकलने वाले बैक्टीरिया आते हैं, जब हम स्टूल पास करते हैं उसके बाद एरिया को साफ करते हैं तो वहाँ बहुत से बैक्टीरिया लगे रह जाते हैं। वो एरिया अक्सर ढके रहने की वजह से, चूँकि हम अक्सर बैठे या लेटे रहते हैं तो उस जगह पे एरिएशन ना होने की वजह से वो एरिया डैम्प और वेट रहता है, उस जगह बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। स्टूल के अंदर ऐसा बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो उस जगह पर पनपते हैं। तो पेरिनियम बैक्टीरिया के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ बैक्टीरिया को ग्रो करने का, डेवलप होने का बहुत मौका मिलता है। इसीलिए स्टूल पास करने के बाद आप नीचे के हिस्से को अच्छे तरीके से साफ करें, क्लीन रखें और ड्राई रखें। इसको वेट रखने से भी इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टूल पास करने के बाद पीछे की तरफ साफ करें ताकि इन्फेक्शन उनके वेजाइना या यूरिन के रास्ते की तरफ न आए। पुरुषों के लिए ज़रूरी है कि वो स्टूल पास करने के बाद आगे की तरफ साफ करें। पीछे जाने वाला इन्फेक्शन जो हमारा क्लेफ्ट होता है उस जगह पे और तकलीफ़ें पैदा कर सकता है। पेरिनियम को क्लीन रखने के लिए रोज़ सुबह साबुन पानी से पेरिनियम को अच्छे तरीके से साफ करें। बहुत से लोगों में जब ये इन्फेक्शंस बार बार होते हैं तो ये इन्फेक्शन यहीं से असेंड होकर यूरिन के रास्ते की तरफ जाते हैं। फीमेल्स में, स्त्रियों में ये स्टूल का इन्फेक्शन, स्टूल के एरिया के चारों तरफ के इन्फेक्शंस का वेजाइना और यूरिन के रास्ते की तरफ जाना बहुत सरल होता है। इसीलिए स्त्रियों में यूरिनरी इन्फेक्शंस इस कारण से बहुत फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पेरिनियल की तरफ खास तौर से ध्यान दें और अपने पेरिनियम को डेली सोप एंड वाटर से अच्छी तरह से साफ करें। और जिनमें रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है वो पेरिनियम को डाइल्यूट बीटाडीन के लोशन से भी साफ करके रख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन से संबंधित सिम्टम्स हों, अपने डॉक्टर से सलाह करके तुरंत एंटीबायोटिक्स लें। जब आपको एंटीबायोटिक्स बताई जाती हैं तो कोर्स को कभी भी आधा अधूरा न छोड़ें। बहुत से लोग 2 से 3 दिन, 4 दिन दवा लेने के बाद जब ठीक हो जाते हैं तो अक्सर छोड़ देते हैं। इनकम्प्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स से हमारे शरीर में बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ता है और ये आगे चल के नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्स कंप्लीट ज़रूर करें। उसके पश्चात रेगुलर टच और फॉलोअप में रहें, पूरा ध्यान रखें और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह से कुछ समय के पश्चात दोबारा टेस्ट कराकर चेक करें कि आपका कोई इन्फेक्शन वापस तो नहीं आ रहा है। आमतौर से ऐसा तब किया जाता है जिन लोगों में इन्फेक्शंस बार बार होते हैं या जो एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस होते हैं, यानी जिनमें इन्फेक्शन होने की संभावना या रिस्क अधिक होता है। दोस्तों, अगर किसी कारण से इनिशियली ली गई दवा के बावजूद भी आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो उस केस में आपको टैबलेट्स, कैप्सूल यानी मुंह से लेने वाली दवा के साथ साथ आपके डॉक्टर कुछ इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों में 3 से 5 दिन से अधिक अगर इन्फेक्शन परसिस्ट करता है तो डॉक्टर आपको कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइजेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए भी बता सकते हैं। कुछ स्पेशल टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के लिए भी गाइड कर सकते हैं और आपके यूरिन के रास्ते को सही तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ दिनों के लिए आपका CIC का सिस्टम चेंज करके उसे इनड्वेलिंग कैथेटर डालकर भी रख सकते हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह से अपने इन्फेक्शंस को सही समय पर डायग्नोज करें, सही तरीके से इलाज करें, पूरा इलाज करें और उसको कॉम्प्लिकेशन होने से पहले डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर दवाइयाँ लेकर, हॉस्पिटलाइजेशन और टेस्ट लेकर इसका पूरा इलाज करा के स्वस्थ रहें। जिन मित्रों में बार बार इन्फेक्शंस होते हैं इसे रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं। ऐसी कंडीशंस को बचाने के लिए आपके डॉक्टर आपके ब्लैडर के डायनेमिक्स को टेस्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड, यूरोडायनेमिक्स टेस्ट, ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब करके ब्लैडर के बैलेंस कंडीशन या इनबैलेंस कंडीशन का अंदाज़ा लगाते हैं और उसके हिसाब से दवाइयाँ चेंज करते हैं। इसी तरीके से इन्फेक्शंस बार बार ना हो इसके लिए कुछ प्रोफिलैक्टिक साइक्लिकल एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस रिजीम होती हैं, यानी एंटीबायोटिक्स जो यूरिनरी इन्फेक्शंस में कामगर होती हैं उन्हें लो डोज में, उन्हें साइक्लिकल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ लेने की बजाय उन्हें कुछ दिनों के बाद हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है
और ऐसा करने से जो छोटा छोटा बैक्टीरियल बर्डन बॉडी में इकट्ठा होता है ये उसे साफ करता रहता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर आधी डोज में, हाफ डोज पर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स या एंटीसेप्टिक्स कुछ लंबे समय के लिए, यानी 2 से 4 और कई केसेस में 6 हफ्तों के लिए भी चला सकते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन दोबारा लौट कर ना आए। एंटीबायोटिक्स के अलावा कुछ और पदार्थ हैं जो आपके यूरिनरी इन्फेक्शंस होने में आपको बचाव पैदा करते हैं। दोस्तों, हमारा यूरिन एसिडिक होता है, इसीलिए नींबू पानी, खट्टे पदार्थ जैसे मौसमी, संतरा, आंवला, ये चीज़ें हमारे शरीर में यूरिन को एसिडिफाई करने में मदद करती हैं। विटामिन सी यूरिन को एसिडिफाई करने में मदद करता है, तो इसीलिए अक्सर लोग नींबू पानी दिन में 1 या 2 बार लेते हैं, आंवला खाते हैं और विटामिन सी लेकर यूरिन को एसिडिक रखते हैं। एसिडिक यूरिन में बैक्टीरिया आमतौर से ग्रो नहीं करता, लेकिन अगर आप विटामिन सी भी लें तो उसकी डोज अपने डॉक्टर की सलाह से लें। अधिक लेने से गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी होने का डर रहता है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग क्रैनबेरी में इस्तेमाल करते हैं। क्रैनबेरी भी पाया गया है कि कुछ लोगों में रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शंस होने से बचाव पैदा करती है। क्रैनबेरी आपको बेरी की फॉर्म में, क्रैनबेरी के जूस की फॉर्म में मिल सकती है, जिसे रेगुलर बेस पे लेने से आप अपने यूरिनरी इन्फेक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंपनियां भी क्रैनबेरी और डी मैनोज के एक्सट्रैक्ट के कॉम्बिनेशन बनाती हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन कुछ समय तक लेने से भी आपकी बॉडी इन्फेक्शन से बची रहती है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से मित्र खाने में भी कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो एसिडिक असर रखती हैं और उनसे भी वो इन्फेक्शन से बचने में मदद करती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद न्यूरोजेनिक ब्लैडर अपने आप में इन्फेक्शंस होने के लिए सबसे बड़ा कारण है। CIC या इंडवेलिंग कैथेटर के होने की वजह से इन्फेक्शन होने का रिस्क और भी बढ़ जाता है, लेकिन हमें इस बात को पहचानना है कि कौन से चेंजेस इन्फेक्शन हैं, कौन से नहीं, और इस बात को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके हमें जो इन्फेक्शन नहीं है उन कंडीशंस को अननेसेसरीली ट्रीट नहीं करना, और जो वास्तव में इन्फेक्शन है उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना। इन्फेक्शन होने पर सही समय पर उसका पूरा इलाज कराना है ताकि इन्फेक्शन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कर सकें और अपनी बेसिक केयर, टाइमली CIC, फ्लूइड इनटेक, यूरिनरी एसिडिफिकेशन और कुछ सप्लीमेंट्स लेने से हम अपने आप को यूरिनरी इन्फेक्शन से बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे सभी दोस्तों को ये सब बातों से ज़रूर बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और सही रास्ता मिलेगा, और आगे वो अपने आप को सही तरीके से इन्फेक्शन से बचा पाएंगे, और जो चीज़ इन्फेक्शन नहीं है उसके अननेसेसरी ट्रीटमेंट से और रिपीटेडली यूरिन टेस्ट करा के डर से और फालतू के टेस्ट करा के अपने पैसा और समय की बर्बादी से भी बच पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।